नमस्कार। अनमोल कृतियां में मैं आज अपने बड़े भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी द्वारा प्रेषित लेख के साथ उन्हीं की लिखित पुस्तक युवा क्रांति का आह्वान से पृष्ठ संख्या 307 से पृष्ठ संख्या 310 तक के अंश सुना रही हूँ। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता क्रांतिकारियों का लक्ष्य था। तथाकथित स्वतंत्रता के बाद इतिहासकारों, विद्वानों और राजनीतिक दलों ने क्रांतिकारियों को साम्यवाद और विदेशी सोच का पिछलग्गू चित्रित किया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदुत्व का पक्षधर होने के कारण सावरकर का अतिरंजित महिमा मंडन किया, पर अमर क्रांतिकारियों की न केवल उपेक्षा ही की, उनका अपमान भी किया। मेरी बहन सुनीता ने मेरे लेख का साम्यवाद और भगत सिंह वीडियो में इस चैनल पर वाचन कर महती काम किया। प्रामाणिक जीवनियों और लेखों के आधार पर मैंने अपनी पुस्तक युवा क्रांति का आह्वान के 5वें अध्याय धर्मयुक्त स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के क्रांति दर्शन और क्रांति का मूल्यांकन किया है। 7वें अध्याय दिग्भ्रमित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गोलवलकर का क्रांतिकारियों के संबंध में विचार नवनीत में दिए गए विचारों का कठोर और सत्य आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। उनके भ्रामक और दोषपूर्ण विचारों की समीक्षा यहाँ प्रस्तुत है। विचार नवनीत में क्रांतिकारी संग्राम पर जो विचार रखे हैं वे पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। दिशा भ्रष्ट देशभक्त में गोलवलकर लिखते हैं कि सशस्त्र क्रांतिकारियों ने देशद्रोही विश्वासघातों से उत्पन्न असफलताओं के कारण अन्यत्र अनुकरणीय सफल क्रांति के सूत्र तलाशे। पहला, जिनकी राष्ट्र जीवन की पकड़ भावात्मक थी, इस प्रकार की क्रांतिकारी प्रेरणा के लिए अपने देश और अपने इतिहास की ओर देखा, जैसे सावरकर और सुभाष चंद्र बोस शिवाजी के आदर्श से स्फूर्त थे। दूसरा, किंतु जिन्हें अपने राष्ट्रत्व की भावात्मक चिरंतन निष्ठा की पकड़ नहीं थी और जिन्हें केवल अंग्रेजी शासन का तीव्र विरोध ही कुछ कर डालने को कोसता रहता था, उन्होंने अपने अतीत के अतिरिक्त और सभी जगह देखा। हमारे बहुत से क्रांतिकारी पूर्णतया साम्यवादी विचारधारा तथा साम्यवादी पद्धतियों पर ही क्रांति करने का अपना उद्देश्य बना लिया। सावरकर स्वयं इटली के क्रांतिकारी से प्रभावित हुए। संभवतः इटली के मैजनी की मराठी भाषा में उन्होंने जीवनी भी लिखी थी। उनकी पुस्तक अंग्रेजी बौद्धिक विमर्श का अनुकरण करते हुए लिखी गई थी, जिसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिकता प्रतिष्ठापित की गई थी। बाद में हिंदुत्व पर उनकी पुस्तक भारतीय राष्ट्र के आत्मभाव से नहीं, पश्चिमी नेशन और नेशनलिज्म के विचारों का अनुकरण करते हुए हिंदू राष्ट्र का विचार रखती है। आरंभिक वीरतापूर्ण गतिविधियों के लिए उनका अभिनंदन किया जाना सर्वथा उचित है, पर जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन का क्रांतिकारी संघर्ष चल रहा था, तब सावरकर ब्रिटिश राज से क्षमादान की याचना कर रहे थे। उनकी हिंदू महासभा में और राजनीतिक जीवन में जो भूमिका रही, वह आदर्श नहीं कही जा सकती। संघ की हिंदू की परिभाषा सावरकर के विचारों से प्रेरित है और आज चुनावी राजनीति में हिंदूवाद का लाभ उठाने के लिए भाजपा सावरकर का महिमा मंडन कर रही है, किंतु सच्चे क्रांतिकारी के लिए गोलवलकर का दृष्टिकोण असत्य पर आधारित होने के कारण अमान्य है। क्रांतिकारियों के लिए यह कहना कि अपने राष्ट्रत्व की भावात्मक चिरंतन निष्ठा की पकड़ नहीं थी, गोलवलकर के अज्ञान को प्रकट करता है। केवल शचीन्द्रनाथ सान्याल का द रिवॉल्यूशनरी भी उन्होंने पढ़ लिया होता तो यह नहीं कह पाते। गोलवलकर और गांधी के बीच क्रांतिकारियों के संबंध में सोच और पूर्वाग्रह में साम्य है। वे संभवतः साम्यवाद का विरोध करने के लिए तथ्यहीन और असत्य मूल्यांकन का सहारा ले रहे हैं, जैसे गांधी अपनी अहिंसा के पाखंड को बनाए रखने के लिए कर रहे थे। यह जोर देकर कहने की जरूरत है कि क्रांतिकारी दर्शन प्राचीन भारतीय ज्ञान के उत्कृष्टतम रूप को अपनाता है। अध्याय 5 में इस विषय में मैंने चर्चा की है। रूसी क्रांति से प्रेरणा लेने में भगत सिंह प्रमुख कहे जा सकते हैं।
पर उन्हें साम्यवादी कहना उनकी राष्ट्रभक्ति का अपमान होगा। सावरकर की स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तक ने, आर्य समाज की शिक्षा ने और गांधी के असहयोग आंदोलन ने भगत सिंह को प्रभावित किया था। उन्होंने सावरकर की जीवनी पढ़ी थी। सराभा के अप्रतिम शौर्य से बहुत प्रभावित हुए थे। इतनी कम उम्र में ही सत्यान्वेषण के साधक की तरह उन्होंने इटली, रूस, फ्रांस आदि देशों के क्रांतिकारियों के विचारों का भी अध्ययन किया था। अन्याय और अत्याचार के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्स और लेनिन के विचारों ने अनेक बुद्धिजीवियों को आकृष्ट किया था, पर शचीन्द्र इन विचारों से प्रभावित नहीं हुए, जैसा उन्होंने बंदी जीवन में बताया है। HRA का मैनिफेस्टो शचीन्द्र ने बिस्मिल के परामर्श से लिखा था। इसे पढ़कर समझ सकते हैं कि राष्ट्रभक्ति का क्रांतिकारियों का कितना गूढ़ गंभीर चिंतन था। बिस्मिल, आजाद, शचीन्द्र जैसे क्रांतिकारी किसी भी दृष्टि से तनिक मात्र भी रूस या इटली के राष्ट्रत्व को स्वीकार नहीं करते। एक संस्मरण में कहा है कि आजाद हनुमान भक्त थे। भगत सिंह साम्यवादी नहीं थे, पर साम्यवादी समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। जीवित रहते तो उनकी चारित्रिक विशिष्टता से यह कहा जा सकता है कि जब कम्युनिस्टों ने सत्ता पाकर भयंकर अत्याचार किए तो वे साम्यवाद के विरुद्ध हो गए होते। दूसरी बात है कि यदि भगत सिंह को कम्युनिस्ट मान भी लिया जाए तो वे संपूर्ण क्रांतिकारी दर्शन और क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, यह ध्यान रखना होगा। वे सर्वाधिक लोकप्रिय थे, इसमें संदेह नहीं। लोकप्रियता के अनेक कारक और व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य होता है। आइंस्टीन का नाम आम लोग भी जानते हैं, पर फ्रांस के हेनरी पोंकारे आइंस्टीन की तुलना में महान विचारक और वैज्ञानिक गणितज्ञ थे, किंतु विज्ञान समुदाय में भी उन्हें कम लोग जानते हैं। आदर्श ब्रह्मांड विज्ञान को चुनौती देने वाले 3 युवा वैज्ञानिकों हॉयल, बॉन्डी, गोल्ड में हॉयल लोकप्रिय हुए, जबकि अन्य 2 वैज्ञानिकों को बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए जिम्मेदार विचारक और राष्ट्रीय संगठन के नेता होने के कारण गोलवलकर को एक क्रांतिकारी की लोकप्रियता और अपुष्ट संदिग्ध दावा कि भगत सिंह साम्यवादी थे के आधार पर महान क्रांतिकारी दर्शन को लांछित नहीं करना चाहिए था। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक गोलवलकर का आरोप है, जो आरंभ में अपने देश की स्वतंत्रता के भक्त थे, अब साम्यवाद और रूसी व चीनी नेतृत्व के भक्त बन गए। वे अब अपने देश को अपने ही से मुक्त कराने तथा रूस और चीन का दास बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो किसी समय ज्वलंत देशभक्ति से पूर्ण देशभक्त थे, वे आज उसी प्रकार उत्कट परदेश भक्त हो गए हैं। कितना घोर पतन है। फरवरी और मार्च सन 1931 क्रांतिकारी संग्राम के लगभग 10 वर्षों के चरण की समाप्ति का काल सिद्ध हुआ। आजाद की शहादत और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी, तब से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक कभी भी उस क्रांतिकारी दर्शन से प्रेरित कोई कार्य नहीं हुआ। न ही उन क्रांतिकारियों की विरासत किसी को मिली। क्रांति क्षणिक आवेग में की गई हत्या या हिंसा नहीं है। न ही क्रांतिकारी किसी परकीय विचार या सत्ता को स्वीकार करता है। बिस्मिल ने फांसी के फंदे को चूमा, पर जो ओजस्वी, प्रेरक और अमर विचार उन्होंने दिए, वे पतन का मार्ग कदापि नहीं दिखा सकते। आजाद ने 10 वर्षों तक सतत क्रांतिकारी विचारधारा को अक्षुण्ण ही नहीं रखा, ब्रिटिश साम्राज्य को जो चुनौती दी उसे चरितार्थ किया। शचीन्द्र तपस्वी ऋषि तुल्य क्रांतिकारी सिद्ध हुए, जब उन्होंने 2 काला पानी की सजा काटने के बाद भी मृत्यु पर्यंत ध्येय निष्ठा और सत्य निष्ठा से राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने को समर्पित रखा। नक्सलवादी या माओवादी हिंसक संगठनों को क्रांतिकारियों से जोड़ना बौद्धिक दिवालियापन और नैतिक अपराध है। आज यदि भ्रष्टाचारी और पतित लोग राजनीतिक दलों के नेता भगत सिंह का फोटो लटका कर घूमें और अपने आप को भगत सिंह जैसा देशभक्त और क्रांतिकारी बताएं, तो क्या इसे भगत सिंह की विरासत कहा जाएगा? सन 1931 के 61 साल बाद महान क्रांतिकारी विचारधारा की क्षीण झलक मिली। 6 दिसंबर 1992 को जब कुछ युवा कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा ढहा दिया था। आज तक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने इस क्रांतिकारी घटना को अपना नहीं बताया है।
और न ही सार्वजनिक रूप से उन क्रांतिकारी कार सेवकों को सम्मानित किया है। इसके विपरीत विचार नवनीत में यद्यपि गांधीवादी आंदोलन की भी आलोचना है, पर इस पद्धति को ही आपातकाल के विरोध के लिए अपनाया गया था। इसका नतीजा था कि वार्ता समझौता के अंतर्गत सर संघ चालक देवरस ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। दूसरी बार संघ विश्व हिंदू परिषद ने सत्याग्रह आंदोलन के सहारे राम जन्मभूमि आंदोलन किया। इसका परिणाम निकला सन 1990 में राज्य द्वारा निहत्थे कार सेवकों पर गोलीबारी और नरसंहार। ब्रिटिश सरकार का अनुकरण करते हुए इस नरसंहार के जिम्मेदार तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर सार्वजनिक रूप से महान नेता बताया, जिनसे मोदी को प्रेरणा मिली। यही नहीं, उन्हें पद्म विभूषण से मोदी सरकार ने सम्मानित किया। क्या सर्वोच्च न्यायालय का 9 नवंबर 2019 का निर्णय सच सामने ला पाया? क्या इस विवाद का अंत हुआ? मुझे विश्वास है सत्य अवश्य प्रकट होगा। नमस्कार।